शुभ संध्या। कैरियर सेपर पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। भौतिक भूगोल पर आधारित यह सेट केवल 25 प्रश्नों का है, जिसमें पृथ्वी से संबंधित तथ्यों को कमीशन स्तर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रूप दिया गया है। कैरियर सेपर पर जो भी सेट आप देख रहे हैं, प्रत्येक पर औसतन 5 घंटे का अथक प्रयास छिपा हुआ है। अमूमन लड़के रेफरेंस बुक में दिमाग न खपाकर संकलित तथ्यों को उठा लाते हैं, जिससे तैयारी में कमी रह जाती है। मैं उसी गैप को भरने में जुटा हूँ। शायद मैं आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, केवल और केवल आपके लिए। बहरहाल, आइए इस सेट को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पृथ्वी के आकार की सबसे अच्छी व्याख्या है शेप। सबसे अच्छी व्याख्या क्या है? देखा ऑप्शन गोलीय, जियोइड, ओबलेट, एलिप्सॉइड, फूला हुआ यानी फ्लैटेंड, क्या होगा? ये सारे टर्म इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी व्याख्या क्या होगी इसकी? तो ये जियोइड होगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, ये नंबर ऑप्शन गोलीय का जहाँ तक सवाल है, हमारा ग्रह आकार में गोलीय है, स्फेरिकल। हालांकि यह परफेक्ट स्फेयर नहीं है, क्योंकि इसका अक्षांशीय परिधि इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ध्रुवीय परिधि यानी पोलर सरकमफ्रेंस से बड़ा है। और ये जियोइड का मीन्स होता है अर्थ शेप्ड यानी पृथ्वी के आकार का। देखिए सी नंबर, ओबलेट एलिप्सॉइड यानी पृथ्वी का सही रूप एक गोला के सदृश है, जो ध्रुवीय अक्ष यानी पोलर एक्सिस पर संपीड़ित है या कंप्रेस्ड है, और अक्षांश इक्वेटर के आसपास थोड़ा बल्ज है, यानी कि फूला हुआ है। जैसे किसी गेंद को आप ऊपर से दबाएं तो जो रूप लेगा उसी को बल्ज बोलते हैं। जैसा कि नारंगी में जो दोनों किनारों पर थोड़ा फूला हुआ है, फ्लैटेंड है। यही रूप ओबलेट एलिप्सॉइड कहलाता है। तो व्याख्या थोड़ा समझ गए। आंसर बेस्ट ये व्याख्या इसका आकार का जियोइड ही होगा। 2 नंबर देखें, पृथ्वी का अक्षांशीय फैलाव इक्वेटोरियल बल्ज किसके कारण होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखें ऑप्शन देखें, पृथ्वी के घूर्णन के केंद्राभिसारी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ रोटेशन। बी नंबर देखें, पृथ्वी के घूर्णन के केंद्राभिसारी बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स सूर्य के गुरुत्वीय बल, चांद के गुरुत्वीय बल। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। इक्वेटोरियल बल्ज का मतलब क्या होता है? मतलब भूमध्य रेखा के अबाउट जो फूला हुआ लगता है पोर्शन, उसी को इक्वेटोरियल बल्ज बोलते हैं या ओबलेटनेस बोलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है ये, जो कुछ हद तक प्लास्टिक पृथ्वी को डिफॉर्म कर देता है एक रूप में, अर्थात गुरुत्व और घूर्णन बलों के सापेक्ष साम्य में। The oblateness is caused by the centrifugal force of the Earth's rotation, which deforms the somewhat plastic Earth into a form that is in equilibrium with respect to the forces of gravity and rotation. तो ये इसका फैक्ट है। तो आंसर इसका ए हो गया। तीन नंबर देखें, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड। इस पर देखें, वृत्तीय तल पर टू द सर्कुलर प्लेन, दीर्घवृत्तीय तल पर टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक। सी देखें 66.5 डिग्री के कोण पर। डी देखें 23.5 डिग्री के कोण पर। तो इसमें आपका बी और सी सही है। आंसर इसका ई चला जाएगा।
प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक यानी दीर्घवृत्तीय तल किसको बोलते हैं? द प्लेन इन विच द अर्थ ऑर्बिट्स राउंड द सन, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो एक कक्षा में पृथ्वी चक्कर काटता है वही प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक कहलाता है। तो इसमें आंसर बी और सी सही है। इसका ये हो गया आंसर, ये चला गया। बी एंड सी आर करेक्ट। 4 नंबर देखें, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस कारण बनता है। किसका कारण बनता है? ऑप्शन देखें, अलग अलग मौसम, एक समान मौसम, दिन और रात की बदलती हुई लंबाई, दिन और रात की एक समान लंबाई। तो इसमें ए और सी सही है। अलग अलग डिफरेंट सीजन्स एंड वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। तो इसका भी आंसर आपका ई चला गया। इसमें कौन सही हुआ? ए और सी। 5 नंबर देखें, सूर्य प्रत्येक वर्ष अक्षांश पर उदग्र रूप से सर के ऊपर होता है यानी ओवरहेड होता है, वर्टिकली ओवरहेड इसको बोलते हैं। सूर्य प्रत्येक वर्ष अक्षांश पर, तो ये कब कितने दिन के लिए होता है? ऐसा मात्र 2 दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये दिन इक्विनॉक्स कहलाते हैं, अर्थात 21 मार्च को हम मार्च इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को सितंबर इक्विनॉक्स बोल सकते हैं। इन 2 दिनों को पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन रात समान होते हैं। तो आंसर इसका बी हो गया। ये हो गया आंसर। 6 नंबर देखें, इक्विनॉक्स का शाब्दिक अर्थ है। क्या अर्थ होता है इक्विनॉक्स का? इक्विनॉक्स का अर्थ होता है इक्वल नाइट। तो आंसर इसका बी हो गया। 7 नंबर देखें, मार्च इक्विनॉक्स के बाद सूर्य की स्थिति होती है। क्या होती है सूर्य की स्थिति? दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है। 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर होता है, 21 जून को कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। यानी इसमें देखें बी सही है, उत्तरायण होता है, अपियर्स टू मूव नॉर्थवर्ड्स। और ये जो डी है ठीक ऊपर होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, यानी वर्टिकली ओवरहेड एट द टॉप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक ऊपर, सिर्फ ऊपर नहीं, ऊपर कहने का मतलब वो कहीं और भी हो सकता है, लेकिन ठीक ऊपर कहेंगे तो बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड होगा। तो इसमें आपको ये उत्तरायण वाला सही है, बी और डी सही है। तो इसका आंसर ई चला गया। सारे प्रश्न में फैक्ट छुपे हुए हैं, उसको आप याद कर सकते हैं सदा के लिए। 8 नंबर देखें, समर सोलिस्टिस से संबंधित कथन सत्य है। समर सोलिस्टिस किस डेट को होता है? तो ये देखें 21 जून, 23 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। तो इसमें ए और सी सही है, यानी कि 21 जून जो होता है डेट 21 जून का, वो समर सोलिस्टिस कहलाता है। और उस दिन क्या होता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। यानी ए और सी सही है। ए और सी सही है। आंसर इसका डी जाएगा, ई जाएगा। और ये जो डी नंबर ऑप्शन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ये तो 22 दिसंबर से होता है, 22 दिसंबर को होता है। ये देखें 9 नंबर, विंटर सोलिस्टिस से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन देखें 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। तो देखिए
ये असत्य कथन की पहचान करने बोल रहा है। विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं 22 दिसंबर को, और ये मकर रेखा के ठीक ऊपर सूर्य होता है, ओवरहेड होता है, और साउथ हेमिस्फेयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। तो ए सी डी सही है विंटर सोलिस्टिस के लिए, तो गलत इसमें बी हो गया। 10 नंबर देखें, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का बिल्कुल सही स्थिति दर्शाता है। अर्थ सरफेस पर किसी प्लेस का बिल्कुल ही सही स्थिति दर्शाता है। कौन दर्शाएगा? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर का प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्शन ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर का आच्छादन यानी ओवरलैपिंग ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ होगा वही बताएगा स्थान की सही स्थिति, एग्जैक्ट लोकेशन। 11 नंबर देखें, पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापी गई पृथ्वी के सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी। पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापी गई पृथ्वी के सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है, देशांतर कहलाता है। औसत लगभग 110 किलोमीटर लिया गया है, औसत लगभग 111 किलोमीटर लिया गया है। तो इसमें ए और डी सही है। अक्षांश कहलाता है, औसत लगभग 111 किलोमीटर लिया गया है। ए और डी सही है, इसमें आंसर इसका ई हो जाएगा। देखिए जो एवरेज लिया गया है लगभग 111 किलोमीटर का, तो ये स्थानों के बीच आसन्न दूरी यानी अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 नंबर देखें, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम भूमध्य रेखा पर डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी डैश कहलाता है। क्या कहलाता है ये? प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम भूमध्य रेखा पर डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी ये देशांतर कहलाता है। और देखिए विस्थापन बलागुंड ये सब नहीं होगा, देशांतर होगा इसका आंसर। देशांतर का ये डेफिनेशन है, ऊपर अक्षांश का डेफिनेशन था पिछले क्वेश्चन में। 13 नंबर देखें, भारतीय सरकार ने किसे मानक मेरिडियन यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया है? तो ये आप सभी कोई जानते होंगे। ये सारे 82 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं इंडिया में। तो आंसर इसका सी हो गया, 82.5 डिग्री ईस्ट का मेरिडियन। 14 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ऑप्शन देखें, प्राइम मेरिडियन लंदन के निकट ग्रीनविच से गुजरता है, ये सही है। जीएमटी के सापेक्ष स्थानीय समय निर्धारण करने में मेरिडियन मदद करते हैं, ये भी सही है। जीएमटी के सापेक्ष लोकल टाइम को डिटरमाइन करने के लिए मेरिडियन हेल्प करता है, ये इसकी खासियत है मेरिडियन की। तो बी भी सही हुआ। भारत का मानक मेरिडियन प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है, ये तो बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं। डी देखा, भारत का मानक मेरिडियन जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ये भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन सही निकले, आंसर इसका ई हो जाएगा। 15 नंबर देखें, संपूर्ण विश्व को कितने मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है? स्टैंडर्ड टाइम जोन्स STZs। तो याद रखिए ये 24 होगा इसका। 24 STZ हैं पूरे विश्व में, इतने में बांट के रखा गया है। 16 नंबर देगा, प्रत्येक मानक समय क्षेत्र यानी STZ कितने डिग्री देशांतर से अलग होता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। ये
15 डिग्री लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन कहिए, उससे ये सेपरेट होता है प्रत्येक मानक समय क्षेत्र। कुल 24 है। इस तरह से अगर देखेंगे तो 360 डिग्री पूरा होता है वन रोटेशन में। तो इसका आंसर हो गया 15 डिग्री देशांतर से ये सेपरेट होता है प्रत्येक STZ, ये याद रखिएगा। 17 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है? ये भी याद होगा शायद आप लोगों को। देखिए रसिया, USA, कनाडा, भारत। तो रूस में तो 11 है, USA और कनाडा में प्रत्येक को 5-5 टाइम जोन है, जैसे अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन और पैसिफिक। ये टाइम जोन है दोनों देशों का। और भारत का तो सिर्फ एक है, तो सर्वाधिक में आ गया रसिया। अठारह नंबर देखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए प्रत्येक डिग्री पार करने में कितना समय लेता है? तो देखिए 1 घंटा, आधा घंटा, 1/4 घंटा, 1/15 घंटा। तो फैक्ट में जाएंगे अगर, तो चूँकि पृथ्वी 360 डिग्री का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 24 घंटे में पूरा करती है, अतः 1 घंटा में 15 डिग्री से गुजरती है, अर्थात 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लेती है। तो 4 मिनट 1/15 घंटा से आता है। आंसर डी हो गया। 19 नंबर देखें, प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर स्थानीय समय में कितना बढ़ोतरी होगा? प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो लोकल टाइम में कितना बढ़ेगा? तो जब जानते हैं कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो जब पूरब की ओर बढ़ेंगे तो हमको टाइम का गेन होगा। देखिए कितना से गेन होता है प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर। 1 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, कौन सा होगा? तो 1 घंटा इसका आंसर होगा। बीस नंबर देखें, ग्रीनविच के पूर्व ईस्ट में स्थित स्थानों पर क्या होगा? ऑप्शन देखें, सूर्य पहले दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा, समय पाएगा यानी कि टाइम गेन करेगा, समय खोएगा यानी टाइम लूज करेगा। तो क्या क्या होगा इसमें? ग्रीनविच के पूर्व स्थित स्थानों पर सूर्य पहले दिखाई पड़ेगा और टाइम गेन करेगा। सी होगा इसका आंसर। ए सी सही है और इसका आंसर ई चला जाएगा। ए और सी सही है। और ये जो बी और डी ऑप्शन है, सूर्य बाद में दिखाई देगा और समय खोएगा, तो ये अगर पूर्व की जगह यहाँ पश्चिम कर देते हैं तो उसका आंसर वो हो जाता। तो इसका आंसर ई चला गया। ए और सी इसमें सही था। 21 नंबर देखें, कोई यात्री पूर्व की ओर जाते हुए 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर पहुंचता है तो वह GMT से कितने घंटे आगे होगा? GMT से कितने घंटे आगे होगा? 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर पहुंच रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 घंटा, 12 घंटा, 15, 24। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पश्चिम की ओर 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर 12 घंटे गेन करेगा और वही वेस्ट मेरिडियन पर जाएगा तो 12 घंटे लूज करेगा, खोएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाईस नंबर देखें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि लेखा इंटरनेशनल डेट लाइन IDL को पार करने से तिथि बदलती है,
कितना से बदलती है? ठीक 1 दिन से, बाय एग्जैक्टली 1 डे। ठीक 1 घंटा से, ठीक 1 सप्ताह से, ठीक 1 वर्ष से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक 1 दिन से तिथि चेंज होता है, डेट चेंज होता है इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करने से। ये हो गया आंसर इसका। 23 देखें, कोई यात्री अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम पार करता है, पूर्व से पश्चिम पार करता है, तो वह 1 घंटा प्राप्त करेगा, 1 घंटा खोएगा, 1 दिन प्राप्त करेगा, 1 दिन खोएगा। क्या होगा उसके साथ? तो देखिए ये पूर्व से पश्चिम पार कर रहा है, तो क्या होगा इसमें? ये खोएगा, 1 दिन लूज करेगा। पश्चिम से पूर्व जाता तो फिर 1 दिन गेन कर लेता, लेकिन पूर्व से पश्चिम पार कर रहा है तो 1 डे लूज करेगा। चौबीस नंबर देखें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नॉर्मल 180 डिग्री मेरिडियन से वक्र हो गया है। कहाँ में, मतलब किस स्थान पर कर्व हो गया है 180 डिग्री मेरिडियन से? वो जो एक उदग्र रेखा होता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो वहाँ से कर्व हुआ है, तो ये किस स्थान में? देखें, प्रशांत में, मध्य प्रशांत में, अटलांटिक में, मध्य अटलांटिक में। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। मिड पैसिफिक में ऐसा हुआ है। और ये किस स्थान, अगर स्थान का बात करेंगे मिड पैसिफिक में, तो बेरिंग स्ट्रेट मतलब बेरिंग जल संधि, फिजी, टोंगा व अन्य द्वीपों पर ऐसा हुआ है, कर्व हो गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कुछ द्वीप देशों जो 180 डिग्री मेरिडियन पर कटते हैं में दिन और तारीख का कन्फ्यूजन दूर हो सके, इसलिए ऐसा किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखें, 25 नंबर, जब लंदन में दोपहर हो तो इसके 90 डिग्री वेस्ट पर स्थित किसी स्थान का स्थानीय समय होगा। लंदन में मान लीजिए नून है यानी दोपहर है, और इसके 90 डिग्री वेस्ट पर कोई प्लेस है, तो उसका लोकल टाइम क्या होगा? ये देखिए 6 AM, 8 AM, 9, 10। तो कैसे निकालिएगा इसको? ये 90 डिग्री को आप 15 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, वो 6 आ जाएगा। और फिर चूँकि ये वेस्ट में है तो गेन करेगा, लूज करेगा, वेस्ट में है तो लूज करेगा, तो ये फिर समय चला जाएगा और पीछे जाएगा, 12 से घटते घटते 6 AM पर आ जाएगा। आंसर इसका ए हो गया। इस प्रकार यह सेट यथोचित व्याख्या के साथ हल हुआ। धीरे धीरे मैं भौतिक भूगोल को पूरी तरह से सेट के रूप में ढालकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा BPSC PT के आते आते। और इस तरह से आपके लिए पूरी मेहनत है समर्पित मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।